भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, यानी पूरी तरह से गोलीबारी को बंद करने पर तैयार हो गए हैं। यह कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जी हां, एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि देर रात तक अमेरिका ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करते हुए बातचीत की और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप ने लिखा है कि मैं दोनों देशों को अपना कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने के लिए बधाई देता हूं। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके उन्होंने युद्ध की बन रही स्थिति को रोक दिया है, उस पर विराम लगा दिया है। यानी दोनों देश तनाव को खत्म करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मैं खुद पिछले 48 घंटे से भारत पाकिस्तान के अफसरों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तानी मंत्री असीम मुनीर और भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत कर रहे हैं। और इनका दावा है कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान और भारत की सरकार तुरंत युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देश निष्पक्ष मंच पर विवादों का निपटारा करने के लिए बातचीत को तैयार हो गए हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों ने बुद्धिमत्ता से शांति का रास्ता चुना। उधर दैनिक भास्कर भी सूत्रों के हवालों से बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर बातचीत हुई है। आज दोपहर पाकिस्तान डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी। किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टॉम ब्रूस ने बताया कि फोन कॉल पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत हुई। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के लिए शोक प्रकट किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि यानी सलाह दी है कि भारत जो इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताने और जवाबी कार्रवाई की मांग करने में सावधानी बरते। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से अमेरिकी अधिकारियों ने बातचीत की और उनसे 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए हमले की निंदा करने और जांच में सहयोग करने को कहा। यानी कुल मिलाकर इंसानियत के लिए एक अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है। मगर वो सवाल तो बना ही रहेगा कि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद कब तक चलेगा, कब तक भारतीयों का खून आतंकवाद की प्यास बुझाता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 5 मोस्ट वांटेड आतंकी मारे हैं और इसका खुलासा पाकिस्तान से भी हुआ है। दैनिक भास्कर ने जिन 5 आतंकियों के 7 मई को मारे जाने की खबर प्रकाशित की है, आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी एक तरह से भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों को मारने में सफल हुआ। बाकी आगे हम इस मामले पर विस्तार से बातचीत करते रहेंगे। वैसे अभी कुछ और पॉजिटिव खबरें सामने आई हैं, जैसे दवायर नाम की वेबसाइट जो अब तक नहीं खुल रही थी उसे शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही 4 PM यूट्यूब चैनल से बैन हटा लिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में 3-4 दिन बाद जो सुनवाई होने वाली थी उसके पहले ही सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। 4 PM का दावा है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था सवालों का सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए, इसलिए पहले ही यू टर्न ले लिया। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल भी वापस आ गया है। कैसे आया है उन्होंने अभी तक जानकारी नहीं दी है। तो उधर गोदी मीडिया को एक बार फिर से सरकार ने तमाचा मारा है। आप देख रहे होंगे दिन रात गोदी मीडिया के चैनल और उनके लपट झंडिस पों पों का सायरन बजाते हैं और ये सायरन बजाकर लोगों को डराते हैं, लोगों के भीतर की हृदय की गति को बढ़ाते हैं। इससे लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सभी मीडिया चैनल जब तक सामूहिक रूप से जागरूक अभियान न चलाया जाए तब तक अपने कार्यक्रम में हवाई हमले के सायरन की आवाज का उपयोग न करें, इससे बचें। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर के अनुसार सायरन का इस्तेमाल करने वाले समाचार चैनलों का नाम है आज तक, इंडिया टुडे, एबीपी, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक। इस तरह के और भी चैनल हैं। अब जरा सोचिए, बहुत सारे घरों में टीवी चलता है। हालांकि जो लोग जान चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, वो टीवी नहीं देखते, टीवी न्यूज बंद कर चुके हैं। मगर फिर भी जब लोग दिन भर गोदी मीडिया के चैनलों पर पों पों का सायरन सुनते रहेंगे तो जब सच में सायरन बजेगा तो क्या वो समझ पाएंगे कि असली वाला है कि टीवी की नौटंकी चल रही है। यानी सरकार भी गोदी मीडिया के लपट झंडिसों के कार्यक्रमों से परेशान हो चुकी है। मगर चूंकि एक कागज के अलावा, एक निर्देश के अलावा कुछ एक्शन होता नहीं है, इसीलिए निर्देशों का असर भी उनके ऊपर होता नहीं है। इसलिए गोदी मीडिया सुधरेगा क्यों? अच्छा, अभी एक महत्वपूर्ण मामला तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर है जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। हमने सोचा क्यों ना इस पर डिटेल बातचीत हो जाए, क्योंकि भारत ने अभी 2 साल पहले ही भयंकर मुसीबत में तुर्की का साथ दिया, हर तरीके से दिया, और आज उसी तुर्की के हथियारों के दम पर पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के संबंधों पर जरा बारीकी से नजर दौड़ाएंगे। उसका एक ड्रोन है जो काफी चर्चा में है, जिससे पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था। उस ड्रोन की खासियत क्या है और तमाम खासियतों के बावजूद भारत
के सामने वो टिक नहीं पाया, इन सभी मामलों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है और इन दिनों कुछ ज्यादा ही जरूरी है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी भी कॉन्टैक्ट हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को भेजिए, क्योंकि जब से स्ट्राइक आई है व्यूज अचानक से बहुत कम हो गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि एक न्यूज एजेंसी ने आपके इस चैनल पर 2 स्ट्राइक भेजा है, तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल बंद हो जाएगा। चैनल को बचाने के लिए हमसे 18 लाख प्लस जीएसटी की डिमांड की गई है। ये इतना बड़ा अमाउंट है जो आपके सहयोग के बिना हो नहीं सकता, इसलिए जो भी हो सके इस QR कोड या फिर अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए अपना सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। आप इस मोबाइल नंबर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार UPI में बाधा आ रही है। कोई समस्या हो तो दोबारा थोड़ी देर बाद प्रयास कर लें, लेकिन जरूर करें। साल 2023 में तुर्की में जबरदस्त भूकंप आया था, हजारों लोग मारे गए, इमारतें ढह गई और लाखों लोग बेघर हो गए। इस संकट की घड़ी में भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। कुछ ही घंटों बाद NDRF की 3 टीमें तुर्की रवाना हो गई। इसमें 150 लोग, खोजी कुत्ते, ड्रिलिंग मशीनें, दवाइयां और राहत सामग्री शामिल थी। इसे भारतीय वायुसेना ने 6 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए तुर्की पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के साथ एकजुटता दिखाई और हर संभव मदद का वादा किया। तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भारत की मदद को दोस्ती का प्रतीक बताते हुए कहा कि दोस्त वो है जो मुसीबत में साथ दे। मगर 2 साल बाद ही तुर्की ने इस मदद के बदले भारत की पीठ में कहीं न कहीं छुरा मारा है। पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए बयान दिया और पहलगाम हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। तमाम हथियार, ड्रोन, सब कुछ तुर्की ने पाकिस्तान को दिया है और इसी ड्रोन से भारत पर हमला हो रहा है। जम्मू से लेकर अमृतसर तक पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन से हमला कर रहा है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को भारत ने 36 जगहों पर पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान ने 300 से अधिक ड्रोनों से हमला किया था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि ये ड्रोन तुर्की की कंपनी असिसगार्ड सोनगार मॉडल के हैं और इन ड्रोन्स की जांच चल रही है। अब ये जानिए कि तुर्की के सोनगर ड्रोन्स कैसे काम करते हैं और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। दरअसल तुर्की के सोनगर ड्रोन्स के पास हथियार ले जाने की क्षमता है। इन्हें रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है और इसे तुर्की की डिफेंस कंपनी आसिसगार्ड ने डिजाइन किया है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक सोनगर ड्रोन्स के पास टारगेट को पहचानने और उसे खत्म करने की विशेष क्षमता है और ये तुर्की का पहला हथियारों से लैस ड्रोन सिस्टम है। 2020 में इसे पहली बार तुर्की की सशस्त्र सेना में शामिल किया गया। दावा है कि सोनगर का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस में जमीन पर मौजूद मिलिट्री गाड़ियों से तालमेल के साथ बड़ी संख्या में गोले दागने में किया जा सकता है। इसमें कैमरे लगे होते हैं और ये निगरानी के साथ रियल टाइम फोटो अपने ऑपरेटर को भेज सकता है। ये ड्रोन 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और खुद ही उड़ान भरने के साथ लैंड भी कर सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि सोनगार की एक खास विशेषता इसका ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ लैस होना है। इसे दिन या रात कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सोनगार ड्रोन्स को असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर, ड्रम ग्रेनेड लॉन्चर, मोर्टार ग्रिपर और आंसू गैस के गोले से भी लैस किया जा सकता है और ये 3 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को भेज सकता है। ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस सोनगार ड्रोन 200 राउंड फायरिंग कर सकता है। इसकी एक और खासियत यह है कि अगर कम्युनिकेशन में बाधा हो या बैटरी फेल की समस्या हो, ये ड्रोन वापस भी लौट सकता है। 2020 में तुर्की में इसे 4x4 बख्तरबंद मिलिट्री गाड़ियों पर लगाया गया ताकि करीबी लड़ाई और निगरानी दोनों में मदद मिल सके। 2024 में रेपकॉन डिफेंस सिस्टम कंपनी ने असिसगार्ड के साथ मिलकर 40 mm मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ सोनगार ड्रोन को लैस किया, जिससे इसकी मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान तुर्की के सोनगार ड्रोन से भारत पर हमला क्यों कर रहा है, मगर तुर्की के इस ड्रोन को अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। भारतीय सेना ने हर ड्रोन को मार गिराया। दरअसल 2 मई को तुर्की की एक पनडुब्बी कराची पहुंची थी और 27 अप्रैल को तुर्की का C-130 हरक्यूलिस मिलिट्री विमान कराची हवाई अड्डे पर उतरा था। कहा गया कि इन विमानों में गोला बारूद और हथियार थे, मगर तुर्की ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि तुर्की का पाकिस्तान के साथ साझेदारी का रिश्ता है। तुर्की पश्चिम एशिया में पाकिस्तान का एकमात्र सहयोगी था जिसने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की, जबकि अरब देशों ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करने से परहेज किया और कश्मीर पर भारत के स्टैंड से संवेदनशीलता भी दिखाई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत का सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी सऊदी और UAE पाकिस्तान के करीबी थे। अब सवाल ये है कि फिर तुर्की क्यों पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, हथियार दे रहा है और वही हथियार भारत पर यूज हो रहे हैं। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान दोनों खुद को इस्लामी देश बताते हैं और
इसी ने उनके रिश्ते को मजबूत किया है। अमेरिका और रसिया के बीच शीत युद्ध के दौरान तुर्की और पाकिस्तान सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो और रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट जैसे ग्रुप का हिस्सा थे। पाकिस्तान ने साइप्रस में ग्रीस के खिलाफ तुर्की के दावों का लगातार समर्थन किया है। पाकिस्तानी सेनाओं ने 1964 और 1971 के साइप्रस संकट में तुर्की को मिलिट्री मदद का वादा भी किया था। 1983 में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक ने कहा था कि अगर तुर्की साइप्रस की आजादी की घोषणा करता है तो पाकिस्तान उसे मान्यता देने वाला पहला देश होगा। तुर्की में जब रेसेप तय्यिप एर्दोगन और उसके राजनीतिक इस्लामवाद का उदय हुआ तो इस्लामाबाद और अंकारा के बीच वैचारिक रिश्ता और मजबूत हुआ। 2003 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एर्दोगन ने कम से कम 10 बार पाकिस्तान का दौरा किया है और आखिरी बार एर्दोगन ने फरवरी 2025 में पाकिस्तान का दौरा किया था। तुर्की की राजनीति को देखें तो तुर्की और कतर साथ हैं और वे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देशों को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और इनका असर कम करने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों को अपने साथ मिलाया है। 2019 का कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन इसका सबूत है। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मलेशिया और इंडोनेशिया द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इस्लामिक देशों को एकजुट करना था, मगर इस सम्मेलन को सऊदी अरब के लिए चैलेंज के तौर पर देखा गया और सऊदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के लिए कहा। तब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब पाकिस्तान को धमका रहा है, प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। तुर्की ने इन दिनों हिंद महासागर क्षेत्र पर फोकस किया है। साल 2017 में तुर्की ने मोगादिशु के साथ आर्थिक और मिलिट्री सहयोग बढ़ाते हुए सोमालिया में अपना सबसे बड़ा बेस बनाया। 2024 में तुर्की ने मालदीव को अपना ड्रोन भी बेचा। पिछले 20 साल में तुर्की की नेवी पाकिस्तान नौसेना के साथ कई बार संयुक्त अभ्यास कर चुकी है, लेकिन तुर्की ने कभी भी भारतीय नौसेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की पेशकश नहीं की। सवाल यह है कि तुर्की का पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है? दरअसल कश्मीर मामले पर तुर्की पाकिस्तान के दावों को सपोर्ट करता है। फरवरी 2025 में एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की अपने कश्मीरी भाइयों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन पहलगाम संकट के बाद पाकिस्तान ने तुर्की, चीन और अजरबैजान को सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया, क्योंकि इन देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। और तुर्की सिर्फ जबानी ढंग से पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वो पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है। चीन के बाद पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला तुर्की दूसरा बड़ा देश है। सिपरी के डेटा के मुताबिक 2015 से 2019 और 2020 से 24 के बीच तुर्की का डिफेंस एक्सपोर्ट 103% बढ़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार तुर्की पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है और इस तमगे को उसने 2020 में ही हासिल कर लिया था। तो तुर्की का इरादा क्लियर है, पाकिस्तान को भारत से लड़ाओ और पाकिस्तान को हथियार बेचो। दरअसल 1988 से ही पाकिस्तान और तुर्की ने हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए सिस्टम बना रखा है और इसी के तहत तुर्की ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलें बेची हैं। अससगार्ड सोंगार ड्रोन इसका ताजा सबूत है। इसके साथ ही तुर्की पाकिस्तान की नेवी को भी अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बियों को भी अपग्रेड करने का काम तुर्की ही कर रहा है, क्योंकि 1965 के युद्ध के बाद अमेरिका ने बैन लगा दिया था। जब पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिकी स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले तो पाकिस्तान ने तुर्की से मदद मांगी। 2018 में दोनों देशों के बीच $1 बिलियन का डिफेंस समझौता हुआ था। अब सवाल यह है कि तुर्की और पाकिस्तान के इस रिश्ते का भारत पर क्या असर होगा? तो आप देख ही रहे हैं, भारत के साथ जंग में तुर्की पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दे रहा है। वो कश्मीर पर भी पाकिस्तान के दावे का समर्थन करता है, मगर 2013 में सलमान खुर्शीद ने तुर्की को चेताया था कि भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती न करो। तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत ने ग्रीस का समर्थन किया है और उसकी अगुवाई वाले साइप्रस गणराज्य का भी भारत ने समर्थन और सहयोग किया है, जो कि तुर्की और पाकिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ है। वहीं ग्रीस ने कश्मीर पर भारत का समर्थन किया है। इसके साथ ही भारत ने आर्मेनिया का भी समर्थन किया है और उसे हथियार भी भेजे हैं, क्योंकि आर्मेनिया लंबे समय से अजरबैजान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और अजरबैजान पाकिस्तान तुर्की का दोस्त है। और 2024 में तो गजब ही हो गया जब भारत ने आर्मेनिया को हथियार बेचने के मामले में रूस को भी पछाड़ दिया। इसके उलट पाकिस्तान 1915 के आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देता, क्योंकि इस नरसंहार को तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने अंजाम दिया था। और 2024 के अंत में पाकिस्तान ने अजरबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3rd फाइटर जेट $1 बिलियन से ज्यादा में बेचा। जुलाई 2024 में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, मगर इस दौरान अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। 2022 में जब अमेरिका ने अपनी आधिकारिक इंडो पैसिफिक रणनीति का दस्तावेज जारी किया तो भारत का कम से कम 5 बार जिक्र किया, मगर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ। इस बीच सऊदी और UAE के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए भारत ने मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक इकोनॉमिक
इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया और इससे तुर्की को बाहर रखा गया है, जबकि तुर्की खुद को एशिया और यूरोप के बीच का पुल मानता है। एर्दोगन ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की सीधी आलोचना की थी और खुद का एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की। इसे इराक डेवलपमेंट रोड के नाम से भी जाना जाता है। आज तुर्की पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है और भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान की मदद करने वालों में चीन के बाद तुर्की का नाम आता है और 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद तुर्की एयरफोर्स के कई कार्गो विमानों ने कराची और इस्लामाबाद में लैंड किया। ये सब महज संयोग नहीं हो सकता। भारतीय मीडिया ने हल्ला किया तो तुर्की ने कहा कि विमान में तेल नहीं था, तेल भरवाने के लिए उतरे थे। मगर सच्चाई क्या थी, ये सीमा पर तुर्किश ड्रोन पकड़े जाने के बाद क्लियर हो गया। मगर भारत के लिए चिंता तुर्की और अजरबैजान नहीं, भारत की चिंता अमेरिका और पश्चिमी देशों का दोहरापन है जो पाकिस्तान को रुपया दे रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन के फंड की नई किस्त जारी कर दी है। भारत ने इसका विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने में करेगा, मगर IMF को कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कांग्रेस ने IMF में भारत के स्टैंड पर सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 29 अप्रैल को कहा था कि भारत IMF बोर्ड के बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ वोट करे और पैसे देने का विरोध करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या मोदी सरकार डर गई है? दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया है कि IMF के नियम औपचारिक तौर पर वोट की अनुमति नहीं देते, क्योंकि IMF किसी भी फैसले के लिए सहमति का सहारा लेता है। दरअसल 25 सदस्यीय देशों वाले IMF बोर्ड के प्रत्येक देश को एक वोट मिलता है, लेकिन ये देश के आर्थिक आकार से जुड़ा होता है। वहाँ सिस्टम फैसले के लिए वोट की अनुमति नहीं देता। बोर्ड के सदस्य या तो पक्ष में वोट कर सकते हैं या वोटिंग से बाहर रहने का फैसला ले सकते हैं। भारत का स्टैंड है कि पाकिस्तान IMF से सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला देश है, मगर IMF की शर्तों का पालन करने के मामले में उसका रिकॉर्ड सबसे खराब है। 1989 के बाद से पाकिस्तान को 2 दर्जन से ज्यादा बार मदद मिली है और 2019 के बाद IMF ने पाकिस्तान को 4 बार पैसा दिया है। भारत का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने IMF से मिली मदद का सही इस्तेमाल किया होता तो उसे बार बार पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पाकिस्तान के मामलों में वहां की सेना का सीधा हस्तक्षेप है। IMF से पाकिस्तान को कर्ज मिलने पर अभिनेत्री गुलपनाग ने एक पाकिस्तानी को बधाई देते हुए लिखा कि लोन मिलने पर बधाई, भारत को पैसे की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को है। 1993 के बाद भारत ने IMF से कोई मदद नहीं ली है और 31 मई 2000 तक भारत ने IMF का एक एक पैसा लौटा दिया। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या IMF के पैसे से भारत के खिलाफ जंग जीत लेगा? मनीष रिबॉर्न नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान को IMF से $1.3 बिलियन का कर्ज मिला है। आज का हिसाब 85.87 रुपया मतलब $1 चल रहा है। इस हिसाब से 1.3 बिलियन होता है 11,163 करोड़। दूसरी ओर PM केयर फंड में ही प्रधानमंत्री को 2019-20 में 3,067 करोड़, 20-21 में 10,990 करोड़, 21-22 में 9,131 करोड़, 22-23 में 6,723 करोड़ मिला है। कैलकुलेटर उठाओ पाकिस्तानियों, हिसाब करो। PM केयर फंड का ही 30,000 करोड़ से ऊपर होता है। जितना तुम्हारा प्रधानमंत्री कटोरा लेकर IMF से कर्जा मांगता है, उसका 3 गुना तो हमारे PM पर्सनल केयर फंड में चंदा ले लेते हैं। बहरहाल उम्मीद है तुर्की वाला मामला आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। एक बार फिर से अपील है, चैनल को सहयोग बनाए रखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।